write down unit 5. Unit 5. Unit 5. Motion of Unit 5. Motion of system of particles. System of particles and rigid body. Rigid body. ये बेटे यूनिट का नाम ओके. मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी. अब यहाँ पे इसमें दो चैप्टर है. एक तो है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ओके एंड रिजिड बॉडी, और एक है इसमें रोटेशनल मोशन. एक है इसमें रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ना, ये बहुत इसमें मोर देन 70% जो सिलेबस है वो डिडक्ट हो गया इस चैप्टर में से. ओनली 4 और 5 पेजेस हमारे पास बचे होंगे लास्ट वाला जो है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या हो गया, याद रखिए तो बड़े ध्यान से पहले अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. यूनिट का नाम क्या है? सिस्टम ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स. मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. अब बेटे देखो, मान लो ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और दिस वन इज जेड एक्सिस. दिस इज वाई एक्सिस, हियर इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज योर जेड एक्सिस. अब मान लो ये जो बॉडी है, कोई भी बॉडी है लैमिना ओके. लैमिना का मतलब होता है लैमिना. ध्यान रखना, लैमिना का मतलब क्या होता है बेटा? यस राघव, लैमिना का मतलब क्या होता है? राघव जोशी. चलो, लैमिना बेटे जैसे एक कौन सी शेप है बेटा? ये बताना मेरे को, बोलो बेटा जी. ट्रायंगल ओके. और ये कौन सी है? स्क्वायर. और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं बन गई रेक्टेंगल. और अगर मैं इसको तो ऐसे तो क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल. ओके ठीक है. और ये क्या बन गया बेटा जी? सर्कल. बन गया. और बेटा जी ये क्या बन गया? ये थी बड़ी थी स्वान. कोन. ये सारी की सारी ना ज्योमेट्रिकली रिकॉग्नाइज्ड शेप्स है ओके. अब कोन इतना बड़ा है चाहे कोई छोटा सा बना दो, है तो कोन ही है ओके. एक बड़ा है चाहे छोटा है, ये रिकॉग्नाइज्ड शेप्स है. लेकिन इनमें से अगर कोई भी शेप जो है जिसका आप दूसरे को बता नहीं सके भाई क्या है, उसको हम बोल देते हैं लैमिना ना. एनी अनरिकॉग्नाइज्ड ज्योमेट्रिकली अनरिकॉग्नाइज्ड शेप को बोलते हैं क्या? लैमिना. और एक प्लेन है. प्लेन का मतलब समझ गए क्या होता है? जैसे मान लो ना बोर्ड है. बोर्ड को अगर मैं तोड़ दूं, बोर्ड की लंबाई इतनी मोटा बोर्ड है कोई, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे तोड़ दूं, ऐसे तोड़ दूं, तो ये प्लेन होगा ना. ये जो टुकड़ा इसका बाहर आएगा वो प्लेन होगा, आगे से भी और पीछे भी. इसलिए इसको बोल देते हैं प्लेन लैमिना. क्या बोलते हैं बेटा जी? बोलो शाबाश. प्लेन का समझ गया? प्लेन और लैमिना मींस अनरिकॉग्नाइज्ड ज्योमेट्रिकल शेप को बोल देते हैं हम क्या? लैमिना. अब देखो बेटे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो इस बॉडी के लिए फिक्स है, लेकिन ये जो लैमिना है इसके पास कितने बड़ा कैसे है? इसके पास पार्टिकल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और एन पार्टिकल है इसमें. अगर इस बोर्ड को मैं इतने इतने हिस्से में तोड़ दूं, तो इस बोर्ड की जो प्लाई है वो प्लाई को अगर मैं पाउडर कर दूं उसका, तो हर एक पाउडर का जो पार्टिकल होगा उसको बोलेंगे हम एक पार्टिकल ओके. दिस इज पार्टिकल नंबर 1 2, दिस इज 3 4 5 6 7 8. और ये जो प्लेन लैमिना ना, ये बाई एक्सिस के अराउंड घूम रहा है ओके. बाई का मतलब समझ रहे हो आप? देखो ए है ना, ए है ठीक है. ये बाई एक्सिस है और ये मान लो कोन जो है ठीक है, प्लेन लैमिना है ओके. तो ये जो प्लेन लैमिना है ये ऐसे ऐसे घूम रहा है बाई के चारों तरफ, ऐसे बाई के चारों ओर ओके. या तो ऐसे ऐसे घूम रहा है या फिर यहीं पे अपनी जगह पे ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे. बाई एक्सिस खड़ी है, जैसे मान लो बाई एक्सिस है, ये तो एक जगह ही है, लेकिन ये जो फोन है ठीक है ऐसे ऐसे घूम रहा है देखो इसके अबाउट, तो इसको बोलेंगे हम रोटेशन ओके. बेटे देखो, बाई एक्सिस से ये जो पार्टिकल नंबर 1 है इसका डिस्टेंस मान लो r1 है. ये जो दूसरा पार्टिकल है इसका डिस्टेंस कितना है? r2. सिमिलरली r3 r4. और ये जो लास्ट वाला पार्टिकल है इसका डिस्टेंस है rn.
आर्क एन। तो अब अगर मैं इसकी रोटेशनल मोशन को अगर सॉल्व करना चाहूं तो ये चाहे जितना छोटा है चाहे जितना बड़ा है, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने ज्यादा होंगे। हर एक का मास तो सेम है, नो डाउट, हर एक पार्टिकल का जो मास है तो सेम है, क्योंकि एक लेमिना है, एक जैसी बॉडी थी, ओके क्लियर। लेकिन इनका जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया तो ये आ गई आपकी आपके बाई एक्सिस, और बाई एक्सिस से अगर बाई एक्सिस के साथ ये जो डिस्टेंस वाली लाइन है ये परपेंडिकुलर बना रही है ना, हर एक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो मेरे को, मेरे कहने का मतलब है अगर n इनफाइनाइट पार्टिकल्स होंगे तो मेरे को इसकी मोशन को स्टडी करने के लिए इनफाइनाइट इक्वेशंस का क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा, और ये पॉसिबल नहीं होगा ना। देयरफॉर इसलिए हम सारे के सारे को बोल दिया हमने क्या, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। क्या बोल दिया इसको, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। एंड रिजिड बॉडी बेटा क्या होती है, बोलो साहब, रिजिड बॉडी। देखो आपकी मम्मा ने आपके लिए चपाती बनाई होगी, ठीक है, वो आटा लिया उसको, ठीक है, डो जो है, ठीक है, उसको गोल किया, ऊपर से मारा, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। अब जब वो डो था ऐसे तक गोल सा डो है ना, उसमें पार्टिकल नंबर 1 एंड पार्टिकल नंबर 2 वो यहाँ थे। लेकिन जैसे ही मम्मा ने हाथ ऊपर से मारा, पार्टिकल नंबर 1 जो है, ठीक है, वो यहाँ आ गया, पार्टिकल नंबर 2 यहाँ चला गया। अब इसको जितना ज्यादा आप टकले बेलने से बेलते जाओ, पार्टिकल नंबर 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस होगा वो कम होता और ज्यादा होता जाएगा ना, या तो कम होगा या ज्यादा होगा। तो रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी इज दैट बॉडी इन विच द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस दैट रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होती है बेटे, बोलो रिजिड बॉडी, बोलो शाबाश। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस रिमेंस कांस्टेंट। ग्लास फाइबर ले लो या स्टील की बॉल ले लो के, उसको हाथ से जितना मर्जी आप दबाओ के, उसका जो डिस्टेंस होगा मतलब उसकी शेप चेंज नहीं होगी, शेप चेंज नहीं होगी। तो बोलो छास क्या होगा, उसका इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस होगा दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। तो उसको बोलते हैं हम रिजिड बॉडी। रोटेशनल मोशन, अब देखो बेटे इसमें दो तीन बातें आती है, इसका पता चल गया आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। Yes. 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 यस सर। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ओके। एंड रिजिड बॉडी का पता चल गया, रिजिड बॉडी कौन सी होती है पता है आपको पहले ही, रिजिड बॉडी। अब देखना बेटा बड़े ध्यान से, अब कह रहा है सॉरी रोटेशनल मोशन। अब मोशन भी दो तरह की होती है, देखो लिसन, एक कौन सी प्लेन है बेटा, इनक्लाइंड प्लेन, ओके। और ये जो बॉडी है इसके ऊपर, ठीक है, ये रखी है मैंने बॉडी, जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बढ़ाएंगे ये बॉडी जो होगी इस प्लेन के ऊपर नीचे को आएगी, है ना। मान लो यहाँ पे पार्टिकल, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ, ये पार्टिकल जो है, ठीक है, देखना इधर, एक पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे, इसका नाम नंबर 1 दे रहा हूँ, इसका नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है बेटा। Yes, sir. हाँ, एक पार्टिकल नंबर 1 है, पार्टिकल नंबर 2, ओके। और मान लो जो इनक्लाइंड प्लेन है ये 5 मीटर लॉन्ग, ओके। तो देखो ये बॉडी जब ऊपर से लेकर नीचे तक आएगी तो इस प्लेन से इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस है और नंबर 2 पार्टिकल का डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ आ गया ना आपको, मतलब Yes, प्लेन के ऊपर हम यस सर। पार्टिकल से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इसके ऊपर प्लेन के ऊपर, तो जो एंगल बनेगा 90 डिग्री होगा। तो जब ये बॉडी ऊपर से लेकर नीचे तक आएगी तो उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पार्टिकल नंबर 1 और पार्टिकल नंबर 2 का, क्या वो चेंज होगा? No, sir. नहीं चेंज होगा, ओके। तो बेटे ये जो पार्टिकल डिस्टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा, लेकिन बॉडी जो होगी वो ट्रांसलेट होगी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। क्या बोलते हैं इसको? Translation. ट्रांसलेशनल मोशन। हाँ, ट्रांसलेशनल मोशन। अब देखना नंबर 2, इंक्लाइन प्लेन सेम है, लेकिन अब इसके ऊपर मैंने बॉडी नंबर रखी है, ये बॉडी रखी है सर्कुलर बॉडी, ओके। अब इसको मैंने पकड़ा हुआ, मतलब छोड़ दिया, किया। अब इसमें पार्टिकल नंबर 1 ए है और पार्टिकल नंबर 2 ए है। अगर यहाँ पे मैं इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूं तो मान लो आता है कितना, 10 सेंटीमीटर, और पार्टिकल नंबर 1 का आता है 2 सेंटीमीटर। जैसे ये बॉडी नीचे को आएगी, जैसे ये बॉडी बोलो साहस क्या आएगी, नीचे को आएगी, तो क्या होगा बोलो, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नंबर 1 और नंबर 2 का, क्या वो चेंज होगा? Yes, sir. Yes. हाँ देखो, जब बॉडी यहाँ पे पहुंचेगी तो पार्टिकल नंबर 1 तो पहले यहाँ पे था, तो यहाँ हो जाएगा, पार्टिकल नंबर 2 यहाँ हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस इनका कभी जीरो, कभी मैक्सिमम, कभी जीरो, कभी मैक्सिमम चेंज होता रहेगा ना।
Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मैं अब सुन लो बड़ी ध्यान से, ए है बॉडी है, ठीक है, इसको हमने एक्सल के ऊपर घुमाया हुआ, ओके। तो ये जो बॉडी है, ठीक है, मतलब एक जगह घूम रही है, चल कहीं रही है। तो इस मोशन में होता क्या बोलो समझ, किसी भी फिक्स एक्सिस, ये जो डिस्टेंस है नीचे अगर आपको लाइन मार्क कर दें और ये चक्का घूम रहा है, इसके ऊपर आप 3-4 डॉट अगर लगा लें 1 2 3 4, तो जब आप इसको गेड़ा देंगे ना, घुमाएंगे, तो यहाँ से हर एक पार्टिकल का जो डिस्टेंस होगा, वो चेंज होगा लगातार परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन बॉडी जो होगी एज ए होल, बॉडी वहीं पे रहेगी। तो if the motion in which the perpendicular distance that changes but the body that only remains at its fixed position, इस मोशन को बोलते हैं हम कौन सा मोशन बेटा? Rotational motion. Rotational motion. अब देखो जो इंक्लाइन प्लेन वाली जो बॉडी है, ये ऊपर से आएगी और ऊपर से आएगी, ओके। तो एक तो नंबर 1 ये रोटेट करते आ रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो रहा है, और नंबर 2 इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है ना। Yes, sir. तो ये जो मोशन है, एक तो नंबर 1 देखो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है, तो रोटेशनल है। और जैसे ये बॉडी नंबर ऊपर देखा था मैंने एग्जांपल, वैसे ये बॉडी ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक नीचे तक आई थी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बोथ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। कौन सी मोशन बेटा? Rotational and translation. Very good. Yes, combination. Yeah, this is the combination of translational and rotational motion. This is only rotational motion. Rotational motion is the motion in which the perpendicular distance of each and every particle, okay, from a fixed this your axis or reference point that always changes, but as a whole the body that not translate from one position to another position. And this is the combination. The perpendicular distance of the body of each and every particle is changing from the inclined plane, as well as the body is also moving from one position to another position. Okay beta ji? Yes, sir. Yes, Now, sir. अब देखो सेंटर ऑफ मास है, बड़े अच्छा पॉइंट है सेंटर ऑफ मास। ये पूरे का पूरे चैप्टर में जो सेंटर ऑफ मास है इसको बड़े ढंग से समझ लेना, बड़े ढंग से ना। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? वैसे सेंटर ऑफ मास से पता चल ही गया आपको क्या होता है ना? Yes, sir. क्या होता है सेंटर ऑफ मास? बोलो शाबाश, बोलो बेटा जी। सर एक फिक्स्ड पॉइंट जहां पर एक बॉडी का सारा होल मास कंसंट्रेटेड हो। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। उसको बोल देते हैं हम सेंटर ऑफ मास। आप पहचानेंगे कैसे हम उसको बेटा सेंटर ऑफ मास को? मान लो ये बॉडी पड़ी है, ओके, मान लो लकड़ का कोई लौ पड़ा हुआ है, ऐसी ही शेप का, ओके, किसी भी शेप का है, ओके। तो यहाँ पे ना सुनो मेरी बात सुनो, इसको उठाने के लिए आपने अगर एक हाथ से उठाना हो, अगर मैं इसको इस पॉइंट से पकड़ूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उठाना, अगर यहाँ से पकड़ूंगा तो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा उठाना। लेकिन कोई ना कोई जगह इस बॉडी में ऐसी होगी, वहां से मैं इसको सबसे इजीली क्या कर सकता हूँ, या तो पुल कर सकता हूँ, सबसे इजीली इसको पुश कर सकता हूँ, और सबसे इजीली मैं इसको पिक कर सकता हूँ, ओके। तो जैसे मान लो सपोज करो इसका सेंटर ऑफ मास जो यहाँ जैसे है ना, ए है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे हाथ डालूंगा तो इसको उठाने के लिए, धक्का देने के लिए, या अगर मैं पुश और पुल सेंटर ऑफ मास पे करूंगा तो जो धक्का होगा वो मिनिमम होगा ना। Yes, sir. इसको पुश कर Yes, दिया sir. आपने देखा होगा बेटा कि ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली लगी होती है ना, ये मान लो ट्रॉली है और ये भाई साहब ट्रैक्टर है ना। अब ट्रैक्टर से पीछे ना एक लिंक होता है, वो सेंटर होता है। आप सपोज करो अगर ये लिंक कोई बंदा गलती से इधर बांध दे ट्रॉली के, तो क्या होगा बेटा? बोलो शाबाश, ये पलट जाएगी है ना। ट्रैक्टर का ज्यादा जोर लगेगा। जोर तो लगा लेकिन ये पलट भी जाएगी। Yes, sir. ओके, हाँ, तो देखो इसलिए तो होता है, ठीक है, इंजीनियरिंग जो होती है देखो, ओके। आप देखो गाड़ी जो मारुति की गाड़ी होती है ना, अल्टो, एक गाड़ी बहुत ज्यादा इंडिया में बिकी है, मेरे ख्याल से अब भी नंबर 1 पे बिकती है ना। Yes, ये sir. क्यों बिकती है बेटे? देखो क्योंकि इसकी जो हाइट है ना, ग्राउंड से इसकी जो हाइट है और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो जमीन के बहुत क्लोज है ना। अब जिस बॉडी का सेंटर ऑफ मास जमीन के बहुत क्लोज होगा, वो बॉडी किसी भी स्पीड से आगे को चले, घूमे, टर्न करे, वो पलटेगी नहीं।
अब देखो ये हमारे पास एक ट्रक है, ट्रक है ना, ये ट्रक है, ओके, कंपनी ने बनाया था ट्रक, ये ट्रक का, ओके, 5-6 टायर पीछे हैं। लेकिन जो मालिक है या ड्राइवर है वो इतना लालची है, उसने क्या किया, इसकी जो बॉडी है ना, उसकी बॉडी को 1-1 मीटर और उठा लिया। कंपनी कहती थी भी आपने इसके बीच में रेता यहाँ तक भरना रेता, ओके, इसने लालच के मारे क्या किया, ड्राइवर ने मालिक को नहीं बताया, ओके, इसने इसकी जो चैसी है वो 2 मीटर और बढ़ा ली। अब ये रेता यहाँ तक भर रहा है। जब ये रेता ऊपर तक भरेगा तो जाहिर है इसका सेंटर ऑफ मास, पहले रेता जब यहाँ तक था तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था। जैसे जैसे रेते की हाइट बढ़ती जाएगी, सैंड की हाइट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे सेंटर ऑफ मास जमीन से ऊपर होता जाएगा कि नीचे, ऊपर 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 होता जाएगा। और इसके मतलब कब टर्न लेगा तो सेंटर ऑफ मास जितना ऊपर होगा इसके उल्टने के उतने ज्यादा चांसेस क्या है, ज्यादा। ओके। अब देखो बेटा, Yes, अब सुनो, अब मेरे को बोल रहे हैं, मेरे को ना गुरप्रीत जो बच्चा है, गुरप्रीत अब मेरे स्क्रीन पे दिखाई नहीं रहा, मैंने फुल स्क्रीन की है। अब गुरप्रीत मेरे को कह रहा है सर देखो इसका सेंटर ऑफ मास ए है, आपको दिख रहा है बेटा? हाँ जी, हाँ जी। Yes, sir. ये Yes, इसका sir. सेंटर ऑफ मास है। सर देखो यहाँ से इसको उठाने में या धक्का देने में, और जाहिर सी बात आप करके देखना बेटा ना, आपका मोबाइल है उसको टेबल के ऊपर रखो, मोबाइल को, ये मान लो मोबाइल है, उसको अगर यहाँ से आप धक्का देंगे तो मोबाइल टर्न होने लगेगा, अगर यहाँ से धक्का दोगे तो भी टर्न होने लगेगा, अगर यहाँ पे धक्का दोगे तो भी टर्न होने लगेगा। लेकिन जहां पे इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास के बिल्कुल सामने अगर धक्का दोगे ना तो ये टर्न होगा, और इसको धक्का देने में भी सबसे कम जोर लगेगा ना। Yes, sir. ओके, अब गुरप्रीत जो है वो मेरे को कह रहा है सर मेरे को ना सेंटर ऑफ मास दिखाओ कहाँ पे है। इसने तो मेरी परीक्षा ले लिया है ना, गाड़ी बहुत माड़ी आ गई मेरे लिए, मैं तो तब कब हो रहा हूँ इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर है, इसका नीचे है, इसका यहाँ, इसका वहां पे। अब दिखाने की बात आ गई तो मैं लगा देखने, क्योंकि मेरे को गुरप्रीत से पहले किसी ने पूछा ही था, तो मैंने क्या किया, इस बॉडी को ना यहाँ से काट दिया। जब मैंने इसको यहाँ से काटा तो सेंटर ऑफ मास दिख जाना चाहिए ना, वो दिखना चाहिए। Yes, sir. लेकिन जब मैंने इसको काटा, देखना बड़े ध्यान से सुनना बेटे, मैं जो बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जब मैंने इसको काटा तो ये दोनों बॉडी जो थी इतने इतने दूर हो गई। अब मैं क्या दिखाऊं इसको, क्योंकि इन बॉडीज का जो सेंटर ऑफ मास है हवा में आ गया, सेंटर यहाँ पे। Yes. अब हवा में क्या बोल रहा हूँ मैं गुरप्रीत, हवा में बेटे हाथ पांव चलाता रहा, तेरे को मिल जाएगा, बोलो शाबाश। No, sir. नो सर। तो सेंटर ऑफ मास जो है No, बेटे, sir. ठीक है, हाँ सेंटर ऑफ मास जो है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है, ये रियलिटी नहीं है। क्यों नहीं है रियलिटी? अगर रियल होता तो मैं लाता इसको पकड़ के ले बेटे अपने हाथ में, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ओके ओके। अब देखो आप मेरी बात सुनो, जितने भी पंजाबी लोग हैं, बुरा नहीं मानना बेटे, बुरा तो नहीं मानोगे, बोलने हाँ जी नहीं, सर बोलो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा। देखो आप मेरे साथ अगर पहाड़ों में चलेंगे ना, तो वहां का जो पहाड़ी लेडी है या जेंट्स हैं या बच्चे हैं जो भी, उनके साथ अगर यहाँ का कोई मतलब थोड़ा हेल्थी जो पंजाबी है, उसको अगर हम पहाड़ी रास्तों में लेके जाएं, ओके, तो आप देखेंगे वहां के जो बच्चे हैं ना, वो मतलब बांदरों की तरह चढ़ जाते हैं, फटाफट मुड़ जाते हैं वो। लेकिन जो पंजाबी है बेचारा, जिसका ढिड जो है, मतलब ढिड के नीचे 3-4 बंदे बैठे रहते हैं, पता नहीं चलता नीचे कौन है, ओके, उसका सेंटर ऑफ मास जो है ना वो बहुत आगे जा चुका है। तो क्योंकि उसका पेट बहुत ज्यादा है, जितना जितना पेट फूलेगा उसका सेंटर ऑफ मास, जिसको हम बोलते हैं तुन्नी, वो तुन्नी जो होगी, ठीक है, अब जिस बंदे की तुन्नी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल क्लोज है, उसको जितना मर्जी आप फास्ट कर लो। आपने देखा होगा जितने ज्यादा ओलंपिक्स में जिम्नास्टिक्स होते हैं या जो भी करते हैं काम कूद करते हैं, वो पतले पतले होते हैं ना, क्योंकि देखो ये बंदा है, ओके, ये बंदे की रीढ़ की हड्डी है और ये बंदे की तुन्नी है, और जो पंजाबी बंदा होगा देखो उसकी तुन्नी यहाँ पे हो गया ना, मेरी बात समझ रहे हो बेटा? Yes, sir. अब देखो हाँ जी जिसकी सर। तुन्नी सेंटर ऑफ मास ज्यादा होगी, सेंटर से रीढ़ की हड्डी से जितना दूर होगी, जितना सेंटर ऑफ मास है, देखो ट्रक का वजन था, सेंटर ऑफ मास दूर था रोड से, उतना इसके पलटने का खतरा क्या है, ज्यादा। अब ये जो बंदे हैं, दो बंदे हैं, आपने देखा होगा है ना, कई बार क्या होता है, व्हाट्सएप के ऊपर मंगवाता है, छोटा सा बच्चा होता है बहुत मोटा सा ना, वो हंसता 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 Yes, sir. ऐसे हंसता है
थोड़ी सी गर्दन पीछे को करता है और सेंटर ऑफ मास इतना आ गया उसको पलट जाता, बैठ गए ना। यस सर। Yes, sir. आपको समझ आ गई बात? हाँ जी सर। तो ये जो सेंटर ऑफ मास बेटे, सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है, अब देखो रोटेशनल मोशन में हम कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन में हम पढ़ रहे हैं, ये रोटेट हो रही है बॉडी। मैं फिर कह रहा हूँ इस बॉडी जो है, इस एक्सिस के जो पेन है, पेन के चारों तरफ वो बॉडी घूम रही है, टायर घूम रहा है, ये पेन जो है इसका एक्सल है, ओके। तो इस बॉडी का जो हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस हो अलग अलग ओके। तो इसलिए मुझे अलग अलग इक्वेशन बनानी पड़ जाएगी। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा पॉइंट लग लिया इस बॉडी के बीच में जहां पे मेरे को लगता है भी अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं इसको पकड़ूं तो सारी की सारी बॉडी को मैं पुल कर लूंगा, या मेरे को लगता है भी सारे के सारा बॉडी का जो मास है वो यहीं पे इस जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो रखा है ना, ओके। जैसे मैंने आपको फोन का एग्जांपल दिया, आपने लेक्चर के बाद अपना टेबल के ऊपर करके फोन लेना या कोई भी और चीज बुक लेना, ओके, उसको हर एक जगह आपने फोर्स लगाना, ओके। आपकी ज्यादा लगेगी फोर्स, बुक के ऊपर बुक रखना 4-5 किलो कर लेना, तब पता चलेगा, छोटी सी बुक से पता चलेगा ना। तो जब आप उसको पुल या पुश करेंगे, ठीक है, तो एक ना कोई जगह उस बुक में आपको जरूर मिलेगी जहां पे आपकी फोर्स मिनिमम लगेगी। तो आपको लगेगा भाई जैसे उस बुक का या उस मोबाइल का सारा मास जो है एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो रखा है ना। दैट पॉइंट वेयर इफ होल मास ऑफ द बॉडी वर सपोज टू बी concentrated is called center of mass, is called Center of mass. Center of mass. yes, okay, write down center of mass. Yes, center of mass, center of mass of a system, इसको बेटे कैपिटल सीएम लिख दिया करो, ओके। कैपिटल सीएम का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास, ओके। कैपिटल सीएम ऑफ ए सिस्टम इज a point in the system at which the whole mass of the system is supposed to be concentrated and the system moves in the same way comma when the forces acting on the system are applied in the same way when the forces acting on the system are applied at that point, देखना बेटा ये जो लास्ट में लिखा ना आपने when the forces ओके acted in the same way का मतलब क्या हो गया, ये देखो जरा बोर्ड पे देखो। अब ये जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर इसको आगे को खींच रहा है, लेकिन जो ट्रॉली होगी ये टेढ़ी होकर पलट रही है। मतलब जैसा ट्रैक्टर काम कर रहा है वैसा ट्रॉली काम नहीं कर रही है, सेम ये नहीं कर रही है काम। अगर यहां से खींचे तो दूसरी साइड को पलट जाएगी, लेकिन अगर सेंटर से खींचेगा ऐसे तो जितनी ये फोर्स आगे को लगाएगा ट्रॉली बिल्कुल वैसे इसके पीछे आएगी, दिस सेम वे। समझ गया आप? Yes, sir. हाँ, अगर फोर्स सेंटर ऑफ मास के ऊपर नहीं लगेगी तो फिर वो जो बॉडी होगी वो क्या होगी बोलो सॉस, पलट जाएगी, ओके। बेटे सोनिया मैम ने लिंक शेयर किया था गूगल फॉर्म का, यस स्टूडेंट्स, हाँ जल्दी करो बेटे, विद इन 10 सेकंड्स को फिल करो। और हम बेटे पानी लिया, हम पानी लेकर yes बेटे write down center of mass of a system of two bodies, center cm of mass
of a system of two particles, of a system of two particles. देखना बेटे, this is the coordinate system. Coordinate system means x y z. अब जरूरी नहीं है आप x इधर को लेना, जहां मर्जी ले लो, ठीक है, चलेगा सब x y z. Here is the origin. मैं origin पे खड़ा हूं. I am at the origin. पार्टिकल नंबर 1 बेटे यहाँ पे है और पार्टिकल नंबर 2 यहाँ पे है. दिस इज पार्टिकल नंबर 1, दिस इज पार्टिकल नंबर 2. पार्टिकल नंबर 1 का जो पोजीशन वेक्टर ए है दैट इज r1 वेक्टर. मतलब इसकी अगर देखो आप कमरे में खड़े हो, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कमरे के कोने में आप खड़े हो, तो जो कमरे का कोना उसमें 3 एक्सिस होती है, एक्स वाई जेड. अब वहां पे आके मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ बेटा चेयर कहाँ पे है, तो आप करेंगे सर वो चेयर है, वो टेबल है, वो फलाना है. तो आपकी फिंगर की कोई जो डायरेक्शन है वो बताएगी उसकी क्या, मतलब पार्टिकल वहां पे पड़ा है या चेयर वहां पे पड़ी है. ओके, लेकिन वो कितने दूर पड़ी है बताएगा उसका पोजीशन वेक्टर. क्या बताएगा? पोजीशन वेक्टर r1 and this is body number 2 बेटा here, और बॉडी नंबर 2 का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज r2, दैट इज r2. ओके ओके. बॉडी नंबर 1 जो बेटा इसका मास कितना है m1 और बॉडी नंबर 2 का मास कितना है m2. ओके, तो देखो मैंने अगर मैंने दोनों जो पार्टिकल है, दो पार्टिकल का जो सिस्टम है, अगर मैं इसको उठाना चाहूं तो होगा क्या बेटा? बोलो शाबाश, बोलो होगा क्या? देखो मैं यहां से खड़ा होके एक पार्टिकल नंबर 1 को पिक करूंगा, फिर पार्टिकल नंबर 2 को पिक करूंगा और दोनों को ऐसे ले आऊंगा ना भाई. ए लो जी, ए बड़ा सिस्टम. तो मैं करूंगा क्या? देखो ये आएगा मेरे पास दैट इज इक्वल टू m1 into rn वेक्टर प्लस m2 into r2 वेक्टर इज इक्वल टू. अब देखो लिसन बेटा, ये जो दोनों पार्टिकल सिस्टम है इनके बीच में काफी गैप है ना. ये जो लाइन है, ये जो लाइन है हवा में, जो लाइन है, ये लाइन इसको ज्वाइन कर रही है और इसका मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है. ओके, अच्छा मान लो दो बॉडीज का सिस्टम है. देखना बेटा, सुनो बेटा, एक ए है, ओके, एक ए है, बॉडी नंबर 1, बॉडी नंबर 2, और एक है बॉडी नंबर 1 एंड दिस इज बॉडी नंबर 2, बॉडी नंबर 1, बॉडी नंबर 2. इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है, देखना इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है दोनों तो बिल्कुल सेंटर पे होगा ना, लेकिन इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? जाहिर है यहां जैसे होगा ना. यस स्टूडेंट्स? यस सर. Yes, sir. देखो अगर दो बॉडीज का सिस्टम होती है ना, बड़े ध्यान से, ये मेरे पास एक लोहे की रॉड है, ओके, इसके साथ मैंने यहाँ पे 4 kg की ईंट लगाई है, ब्रिक, और यहाँ पे मैंने 10 kg की ब्रिक लगाई है. अगर मैं इसको अब बिल्कुल इसके ज्योमेट्रिक सेंटर से उठाता हूँ तो क्या मेरे को फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी या कम? कम. ज्यादा बेटा. ज्यादा. ज्योमेट्रिक सेंटर, ज्यादा. मैं सेंटर ऑफ मास की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्योमेट्रिक सेंटर. ज्योमेट्री क्या है? मान लो 1 मीटर लंबी है, अगर मैं 50 सेंटीमीटर से इसको उठाऊंगा तो मैं थक जाऊंगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और ज्यादा देर में इसको पकड़ नहीं पाऊंगा ना. समझ गए? तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ को होगा? 4 kg वाली साइड को या 10 kg वाली साइड को? 10 kg. 10 kg वाली. वेरी गुड, समझ गया. ओके, तो देखो बेटा, मान लो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है, हियर इज द सीएम. एक तो देखो मैंने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को उठाने के लिए मैंने दो हाथ लगाए, r1 और r2 दोनों बॉडीज को उठाया और रख दिया. ये तो आ गया एक सिस्टम. अब यहां से मैं एक अकेला हाथ उठा रहा हूं, ओके, अकेला हाथ उठाया मैंने, कैपिटल R वेक्टर, कैपिटल R के नीचे लिख लो CM, मतलब दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. अब क्या मैं सेंटर ऑफ मास उठाने के लिए इसको दो हाथ लगाऊंगा? नो सर. नो, लेकिन बॉडीज दोनों आएंगी, m1 प्लस m2 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. Therefore
position vector of center of mass of a system of two particles is equal to m1 r1 vector plus m2 r2 vector divided by m1 plus m2. पोजीशन वेक्टर ऑफ, जब रिजल्ट आएगा इस आर्टिकल का तो उसको बताऊंगा मैं, इसको दोबारा आपके राइट डाउन इट आरसीएम डायग्राम बनाओ बेटे और इसको करो ड्रॉ। हरी अप। डन सर। डन। Yes, sir. ओके Yes, sir. वेरी गुड। देखो बेटा लिसन, पार्टिकल नंबर 1 जो है, लिसन पार्टिकल नंबर 1 के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाई मैंने कितनी, F1, और पार्टिकल नंबर 2 के ऊपर मैंने फोर्स लगाई एक्सटर्नल कितनी, F2। एक्सटर्नल फोर्स समझ रहे हो ना आप? अब देखो, Yes, sir. अब देखो मेरी गर्दन मेरी बॉडी से जुड़ी हुई है, मेरा हाथ फिंगर जो है मेरे हैंड से जुड़े हुए हैं, मेरा हैंड जो है वो मेरी बाजू से जुड़ा हुआ है, बाजू मेरी बॉडी से जुड़ी है। ये सारी की सारी इंटरनल फोर्सेस है ना। इन फोर्सेस के कारण Yes, sir. मेरे को कोई कुछ नहीं हो रहा, ओके। लेकिन मान लो अगर कोई दूसरा बंदा आता है वो मेरे को धक्का देता है तो उसकी फोर्स को बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। क्या बोलेंगे उसको? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, ओके। और क्योंकि ये सिस्टम दो बॉडीज का है तो मान लो बेटे ये जो फोर्स है दैट इज द फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। जैसे मेरी गर्दन की फोर्स मेरी बॉडी के साथ है वो इंटरनल है। F12 is the force on 1 due to 2, सॉरी डायरेक्शन गलत हो गई, ओके। और F21 is the force on 2 due to 1. These are internal forces, ओके। इनको लिखो बेटे, यस F1 and F2 are external forces and F12 plus F21 are कौन सी फोर्सेज हैं? इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेज, ओके। ओके बेटा जी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखना Yes, बड़े ध्यान से देखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बेटा जी क्या होता है? Velocity. वेरी गुड। तो देयरफॉर जब फोर्सेज लगेंगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी, है ना। तो देयरफॉर v1 is equal to what बेटे? v1 is equal to d over dt of r1. Similarly v2 is equal to d over dt of rate of change of r2, okay। तो बेटा Yes, sir. मोमेंटम ऑफ बॉडी नंबर 1 कितनी हो जाएगी? देखो जब फोर्स लगेगी एक्सटर्नल फोर्स तो मोमेंटम तो होगी होगी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी, मास हो ही रहेगी तो मोमेंटम होगी होगी। तो ये आ गया दैट इज इक्वल टू m1 v1। सिमिलरली मोमेंटम ऑफ बॉडी नंबर 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट? m2 v2। ओके बेटा जी। Yes, sir. Yes, sir. इतना समझ आ गया आपको? आ गया। बस Yes, sir. आ गया. फिर तो बिल्कुल Yes, बहुत आगे तो बहुत ही है। देखो अब बॉडी नंबर 1 के ऊपर कितनी फोर्सेज लगी है बेटा, बताना मेरे को। 2. ओह वेरी गुड। कौन कौन सी फोर्सेज है? F1 प्लस External and internal. F12। और ये जो दोनों फोर्सेज हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ क्या करेंगी? दे विल चेंज द मोमेंटम ऑफ बॉडी नंबर 1। Rate of change of momentum is directly proportional to the force, that is equal to P1, okay, or it is equal to d over dt of m1 v1. You can say this equation number 1. Similarly f2 plus f21 is equal to d over dt of p2 is equal to d over dt of p2 को लिखेंगे हम m2 p2।
दिस इज इक्वेशन नंबर 2. 2. adding the respective side of both equations 1 and 2, we will get f1 plus f2, इसको ब्रैकेट में लिख लो बेटा, प्लस f12 प्लस f21, इसको भी ब्रैकेट में लिख लो, is equal to d over dt of m1 v1. Okay, d over dt of m1 v1 plus d over dt of m2 v2. ओके बेटा जी, Yes, Yes, sir. sir. अब बेटे दुख देखो, मेरी बात सुनो, मेरी गर्दन से मेरी बॉडी जुड़ी है, मेरी बॉडी का वजन ज्यादा कि गर्दन का, हेड का? बॉडी का। बॉडी का वजन ज्यादा है। अब मेरे को बताओ, आप धरती के ऊपर बैठे हो, आपका वजन ज्यादा है कि धरती का? धरती का। अर्थ का। धरती का। अच्छा, अर्थ का हुआ ज्यादा, चलो धरती का नहीं हुआ, चलो ठीक है बेटा, धन्यवाद। अब ऐसा क्यों नहीं होता फिर? आप धरती है इतनी बड़ी है तो आप ये आपको अंदर तक खींच ले जाती है, क्योंकि ये दो, आप और अर्थ, मैं और अर्थ, हम दो पार्टिकल्स हैं, दो पार्टिकल का सिस्टम है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, जितना मैंने फोर्स अर्थ के ऊपर लगाई है, अर्थ ने भी उतनी फोर्स मेरे साथ ऊपर लगाई है। हमने 9th क्लास में पढ़ा था ना भाई, ऊपर से अगर एक मैंगो गिरता है तो मैंगो हमें नीचे आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अर्थ ऊपर क्यों नहीं जाती है, समझ गए?